The Making of a Global World, topic number 13. Rebuilding a War Economy, the Post-War Era. Second World War was fought between Axis power Germany, Japan, Italy, and allies Britain, France, Soviet Union एंड यूएस। सोवियत यूनियन आज के टाइम का रशिया और तकरीबन 14 और यूरोप के देश हैं। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था। एक्सेस पावर जिसमें नाजी जर्मनी था, जापान था, इटली था, और एलाइज था जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएस यानी कि पुराने जो एलाइज थी वही लड़ी थी। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, अराउंड 60 मिलियन पीपल डाइज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली which was around 3% population of 19th. Many cities were destroyed by aerial bombarding like Hiroshima, Nagasaki, etc. बहुत सारे शहरों पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे काफ़ी भारी भरकम बम्बार्डिंग की वजह से, जैसे कि हिरोशिमा, नागासाकी। द टू क्रूशियल इन्फ्लुएंस शेप्ड पोस्ट वॉर एरा। जो दो क्रूशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा था वर्ल्ड वॉर के बाद, वो था पहला, यूएस एमर्जेंस एज डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन वर्ल्ड। पहला तो ये असर पड़ा था पूरी दुनिया पे कि जो यूएस था वो एक डोमिनेंट कंट्री के तौर पे उभरा था, वो चाहे फिर इकोनॉमिक हो, फिर चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे फिर मिलिट्री पावर में हो, तीनों ही चीज़ों में यूएस का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में था। फिर उसके बाद सेकेंड, सोवियत यूनियन बिकम अ डोमिनेंट कंट्री। और सोवियत यूनियन जो था यानी कि आज के टाइम का रशिया, वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे इमर्ज किया था वो भी। और यही दोनों कंट्रीज जब साथ में इमर्ज हुए, जिसकी वजह से आज के टाइम पे कोल्ड वर्ल्ड वॉर चलता है यूएस और रशिया के बीच में। यही वो रीजंस थे। द पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिस्ट ड्रू टू की लेसन फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमीज। जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दो चीज़ों को मान लिया था इंटर वॉर इकोनॉमीज का। पहला था, मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी sustain without mass consumption. It also need a high and stable income. जो मास प्रोडक्शन है वो जब तक मास कंजप्शन नहीं होगा तब तक सस्टेन नहीं कर सकता। और इसके बाद दूसरा है कि जब तक सैलरी ज़्यादा नहीं होगी और इनकम जो है वो स्टेबल नहीं होगी तब तक मास प्रोडक्शन को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो किसी भी कंट्री, किसी भी शहर में। सेकेंड है, द सेकेंड लेसन इज टू रिलेट कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि जो सेकेंड लेसन था इकोनॉमिस्ट के पास वो ये था कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को आप फॉरेन कंट्रीज के साथ भी लिंक करो। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड अ पावर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। अगर किसी भी देश में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना चाहता है कोई भी गवर्नमेंट, तो उसके पास तीन चीज़ों की पावर होनी चाहिए। पहला कि वो कंट्रोल कर सके गुड्स को, कितना इम्पोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है। दूसरा, कितना इन्वेस्टमेंट उसकी कंट्री में होगा और कितना इन्वेस्टमेंट उसकी कंट्री में नहीं होगा। और तीसरा, कितने लेबर्स की उसको रिक्वायरमेंट है और कितने लेबर्स की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये तीन चीज़ कोई भी कंट्री करती है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है या फिर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। द मेन एम ऑफ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन वर्ल्ड। जो मेन एम था पोस्ट वॉर एरा के बाद का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम जो क्रिएट किया गया था वर्ल्ड में, उसका एम यही था कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने और सबको रोजगार मिले। इट फ्रेमवर्क वॉज एग्रीड अपॉन एट यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944। जो इसका पूरा फ्रेमवर्क बना था यानी कि जो ढांचा था उसका पूरा, वो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के एग्री होने के ऊपर बना था। और ये जो पूरा फ्रेमवर्क बना था वो कहाँ था, वो न्यू हेमिस्फीयर में यूएस में था। फिर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विद एक्सटर्नल सरप्लसेस। जो ब्रेटन वुड्स का कॉन्फ्रेंस था वो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया था, जो कि एक्सटर्नली सरप्लस करे यानी कि एक्सटर्नल तौर पे कंट्रीज़ की मदद करे। फिर उसके बाद द वर्ल्ड बैंक वॉज सेटअप इन टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक को भी सेटअप किया गया जो कि फाइनेंस करता था पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि कंट्रीज़ को फंड रेज करके देता था
ताकि वो ईजिली अपने कंट्री में डेवलपमेंट कर सके और अपनी जो कंडीशंस थी कंट्री की वॉर के बाद उनको सही कर सके। डिसीजन मेकिंग इन इंस्टीट्यूशन इज़ कंट्रोल्ड बाय वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। जो इसका डिसीजन मेक करना होता था किसी भी कंट्री को कितना लोन देना है या कितना लोन नहीं देना है, वो सब कंट्रोल करता था वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर, जैसे कि यूएस उस टाइम पे। द यूएस हैव इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक। यानी कि जो यूएस था उसके पास वीटो पावर थी, और वीटो पावर होने की वजह से वो इस बात को कंट्रोल कर सकता था कि IMF और वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को लोन दे या ना दे। अगर यूएस इस बात से सहमत नहीं कि किसी कंट्री को लोन मिलना चाहिए तो उस कंट्री को लोन नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद IMF इज़ लिंक विद नेशनल करेंसीज। जो IMF था वो नेशनल करेंसीज से। द अर्ली पोस्ट वॉर एरा, ब्रिटेन्स वुड सिस्टम इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम फॉर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड जापान। जो ब्रिटेन वुड सिस्टम बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड में ट्रेड है, उसकी ग्रोथ हो सके, इनकम बढ़ सके वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज और जापान में। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वॉज 8% एंड इनकम अबाउट 5% बिटवीन 1950 to 1970। यानी कि जापान और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में तकरीबन 8% के वर्ल्ड ट्रेड हुआ था, इंक्रीज़ हो रहा था, और इनकम जो था वो 5% इंक्रीज़ हो रहा था। ग्रोथ ऑफ वॉज स्टेबल विदाउट एनी फ्लैक्चुएशन। जो ग्रोथ थी वो स्टेबल थी और विदाउट फ्लैक्चुएशन, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा इस तरीके से नहीं हो रही थी, लगातार ज़्यादा होती चली जा रही थी। फिर उसके बाद एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्रॉम 1970s द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज इन इम्पॉर्टेंट वेज। जो 1970s के टाइम पे इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम था उसको चेंज किया गया था, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कारण थे। अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज could turn to international institution for loan. This led to periodic crisis in developing countries। यानी कि किसी भी कंट्री को कितना लोन दिया जाएगा पहले वो एक कंट्रीज डिसाइड करते थे, जैसे कि यूएस। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज थे उसमें क्राइसिस आना शुरू हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गया, जो वहाँ की इनकम थी वो कम होती चली गई। क्योंकि अगर मान लो किसी कंट्री का बिहेवियर यूएस के साथ अच्छा नहीं है तो यूएस उसको लोन पास ही नहीं करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइसिस आना शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से इसको चेंज करना पड़ा। फ्रॉम 1970s MNC बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन इन एशियन कंट्रीज। 1970s के आसपास MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज वो धीरे धीरे एशियन कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गई। वेजेस इन चाइना इज़ लेस देन अदर कंट्रीज़ विच बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर MNCs। जो चाइना की इनकम थी, चाइना के लोगों की इनकम थी, वो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंपैरेटिवली कम थी, जिसकी वजह से जो MNCs थे वो चाइना में अपना प्रोडक्शन करना बेहतर समझे, क्योंकि वहाँ पे लो सैलरी थी, जिसकी वजह से वो ईजिली वहाँ पे अपनी कंपनी को रन कर सकते थे और उनको फ़ायदा हो सकता था। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।